आपका साइबर अटैक के ऊपर रहेगा, जो कि आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी है हर एक को जानने के लिए कि हमारे फोन में कैसे साइबर अटैक होता है, कैसे हमारा फोन हैक हो जाता है या हमारा सिस्टम हैक हो जाता है, उनसे कैसे बचना चाहिए, कितने प्रकार के वायरसेस होते हैं। तो इसके बारे में आज आप लोग बहुत ही अच्छा एक नॉलेज लेने वाले हैं। तो मैं सभी को बोलूंगा इस सेशन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अपने पास नोट डाउन भी करते रहिएगा जो भी आपको बताया जाएगा। और जो आज का सेशन रहेगा वो सुरजीत सर लेंगे, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर है। ठीक है, तो सुरजीत सर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सो आई वेलकम यू सुरजीत सर इन टुडेज टेक्टाइल सेशन। सो यू कैन टेक ओवर सर एंड यू कैन स्टार्ट विद योर क्लास। थैंक यू सो मच। तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस सेशंस में। तो आज का सेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आजकल के दौर में जैसे कि हम लोग एवरीडे मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम लोग का सारा काम जो है हम लोग ये कंप्यूटर में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। खाना ऑर्डर करने से लेकर बैंकिंग, ये सारी चीजें, टिकट बुकिंग करना, तो हम लोग का ये डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है ये टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम लोग ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, सारे काम हम लोग करते हैं, इसको सिक्योर रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो किस तरीके से हमारे सिस्टम्स को ये हैक किया जाता है, क्या क्या मेथड्स है और हम लोग कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। तो आज का जो ये टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं, ये साइबर अटैक, इसके ऊपर होगा। ये अटैक बताया जाएगा कि किस तरीके से इंटरनेट के द्वारा हम अपना सिस्टम में हम लोग का ये अटैक हो जाता है। कोई दूसरा एक आदमी हमारे जो कंट्रोल से वो ले लेते हैं, हमारे डेटा ले लेते हैं। तो किस तरीके से लेते हैं और क्या क्या चीज है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली ये साइबर अटैक होता क्या है। तो व्हाट इज साइबर अटैक? तो साइबर अटैक को कौन करता है? जो लोग करते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, हैकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, डिजिटली हमारे जो सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर से उसे वो हैक कर लेते हैं, उसका कंट्रोल ले लेते हैं। तो वो लोग क्यों लेते हैं इसका कंट्रोल? ताकि वो लोग चोरी कर सके हमारे डेटा, हमारे जो इंपॉर्टेंट चीजें, लॉगिन, पासवर्ड, बैंकिंग जो चीजें, वो सारी चीजें वो लोग लेते हैं। वो लोग हम लोग का जो डिजिटल पैसा है वो ले सकते हैं, या फिर हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सपोज कर सकते हैं। हमारे जो चीजें, जो बहुत ही सीक्रेट चीजें, वो दूसरे को दे सकते हैं, तो ऑल्टर कर सकते हैं, उसे चेंजेस कर सकते हैं। तो इन सब मोटिव के वजह से वो लोग इस अटैक को करते हैं और हमारे जो सिस्टम को वो लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये जो है, ये अटैक ओनली इंडिविजुअल पे नहीं है, एक पर्सन के नहीं, एक बिजनेस को भी ये कर सकता है, टारगेट बना सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस को भी बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी बना सकते हैं। तो ये हर एक कोई इस टारगेट में आ सकता है ये। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हमारे लोग का आईपी एड्रेस, ये सारे चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग का पेमेंट डिटेल्स, हम लोग का ये डिटेल्स है, ये सारी चीजें वो इंफॉर्मेशन स्टिल हो सकता है। तो ये होता है एक साइबर अटैक। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, आजकल के दौर में, ये इंटरनेट के दौर में हम लोग का ये 2021 के डेटा दिखा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कितना इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मूवीज वॉच करने के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 28,000 सब्सक्राइबर हर एक सेकंड यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ये 2021 का डेटा दिखा रहा है। तो कितना सारा ऑनलाइन जो है ये इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 6,95,000 यहाँ पे स्टोरीज शेयर होता है 60 सेकेंड्स में। लिंक्डइन में यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कनेक्शन, जो यहाँ पे कनेक्शन लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे 9,132। यहाँ पे मैसेंजर्स, व्हाट्सएप जैसा मैसेंजर्स, फेसबुक मैसेंजर्स, यहाँ पे मैसेजेस जो सेंड किया जाता है 60 मिनट्स के अंदर, जो 60 सेकेंड्स के अंदर 69 मिलियन लोग यहाँ पे मैसेज करते हैं सिर्फ 60 सेकेंड्स के अंदर। यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट से डाउनलोड्स होता है 5,000 डाउनलोड्स होता है। ब्राउजिंग 2 मिलियन लोग ब्राउज करते रहते हैं इस 60 सेकेंड्स में। लोग खर्च करते हैं, यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, 1.6 मिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं
स्वाइप्स यूज किया जाता है 2 मिलियन, ईमेल सेंड किया जाता है 197.6 मिलियन, और YouTube का जो वीडियो अपलोड होता है 500 घंटे से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी के साथ ये सारे चीजें जो यूजेस होते हैं, तो हम लोग के हर एक डे टू डे लाइफ, आज हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग के लाइफ में इंटरनेट ना हो तो हम लोग कैसे चल सकेंगे। क्योंकि हर एक चीज, आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं या फिर बैंकिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, आपका ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, आप स्टेटस देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग के जो डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट बन चुका है। तो इन सारी चीजों को सिक्योर करना, समझना, ये सब सारी चीजें किस तरीके से हैक किया जाता है, हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल के दौर में। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये अटैक्स होता है। यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले, सबसे कॉमन जो होता है ये मालवेयर। मालवेयर मतलब ये वायरसेस होता है, किस तरीके से वायरसेस को यूज करके हमारे सिस्टम को हैक किया जाता है। उसके बाद आता है DOS जो डेंटल ऑफ सर्विस अटैक, फिशिंग, देन यहाँ पे आता है स्पूलिंग, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, कोड इंजेक्शन अटैक, supply chain attack, insider threats, DNS tunneling and ITO based attack, IoT based attacks। तो ये सारे डिफरेंट जो है कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स है जो हमारे इस मेथड्स को यूज करके हमारे जो सिस्टम्स में वो लोग हैक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे कॉमन जो है ये मालवेयर। मालवेयर से कैसे ये लोग हैक किया जाता है। तो मालवेयर एक्चुअली क्या होता है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में वो कोई नेटवर्क के द्वारा या फिर कोई मेमोरी के द्वारा यहाँ पे हमारे सिस्टम में लोड हो जाता है। तो मालवेयर क्या है, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ अटैक है जो ऑलमोस्ट हर किसी को ये कभी ना कभी ये फेस करना ही पड़ता है। तो ये क्या करता है, हमारे सिस्टम्स में अलग अलग वे में इंसर्ट हो जाता है। तो वायरसेस बहुत अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो हम सिस्टम को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं कर पाते हैं, हमारे फाइल्स को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, इसे खोलने के लिए कुछ अमाउंट हम लोग इसे वो रैंसम में वो लोग मांगते हैं। तो वो अमाउंट अगर हम लोग पे देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अमाउंट पे करने के बाद भी ये खुलता नहीं है, हमारा ये डेटा लॉस हो जाता है, सिस्टम हैक हो जाता है, हमारा इंफॉर्मेशन जो वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट आता है जैसे ट्रोजन। ट्रोजन क्या था, ये भी एक प्रोग्राम है, ये हमारे कंप्यूटर्स में लोड होके हमारे कंप्यूटर के पूरा जितना मेमोरी है सारे मेमोरी में वो स्कैन करते रहते हैं। ये सारी डिटेल्स को स्कैन करके ये सारे डेटा वो लोग को सेंड किया जाता है। स्पाईवेयर ये भी एक वायरस है जो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में लोड होता है, ऑटोमेटिकली रन करता है ये, और हमारे सारी डिटेल्स को ये दूसरे दूसरे लोगों को भेज देता है। वायरसेस ये बहुत ही कॉमन है। वायरसेस हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को स्लो कर देते हैं, हमारे फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। वर्म्स जो होता है वो रेप्लिकेट करते हैं। वर्म्स हर एक जगह में, हर एक मेमोरी, कुछ भी चीजें हम लोग अटैच करते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। मतलब 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12 ऐसे करते करते वो रेप्लिकेट होता रहता है, और हमारे जो मेमोरीज है वो मेमोरी में हर एक मेमोरी के हर एक स्पेस में वो ऑक्यूपाई कर लेता है। कीलॉगर्स का काम क्या होता है, ये भी एक वायरस है। ये प्रोग्राम्स जब रन होता है, हम लोग जो अपना पासवर्ड वगैरह ये देते हैं, ये कीलॉगर्स इसे रिकॉर्ड करते हैं। इसे रिकॉर्ड करके कोई दूसरे आदमी को ये भेज देता है। ये सारे रिकॉर्ड्स, हम क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, क्या यूजर नेम दे रहे हैं, ये सारी चीजें ये कीलॉगर्स इसे रिकॉर्ड करके ये भेज देता है। बोट्स जो है, ये बोट्स शॉर्ट फॉर्म है, ये उसका जो फुल स्टैंड है ये रोबोट्स बोलते हैं। तो ये रोबोट्स भी एक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप काम करता है, इसको कोई इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है। वो हर एक सिस्टम में जाके वो कैसा क्या करना है वो अपने आप ये काम करके ये सारी चीजें, ये डेटा हम लोग का ये क्या करे, हमारे एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज कोई तीसरे आदमी को भेज देते हैं। क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है, क्रिप्टो जैकिंग वो माइनिंग करने के लिए यूज होता है। जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो हमारे सिस्टम को यूज करके ये माइनिंग किया जाता है, तो ये पैसा बनाने के लिए यूज होता है। हमारे सिस्टम यूज कर रहे कोई तीसरा आदमी और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत ही ये खतरनाक वायरसेस है ये सारी चीजें, जिसकी वजह से हम खुद ये यहाँ पे अटैक में आ जाते हैं, हमारे डेटा लॉस हो जाता है। यहाँ तक कि हमें
हमें यहाँ पे क्रिमिनल बनाया जाता है, कोई दूसरा एक काम कर रहा है और उसका जो है हमें ये भुगतान करना पड़ता है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ वायरसेस ये अलग अलग वे में काम करता है। तो इसका जो मेन मोटिव रहता है कि हमारे सिस्टम को हैक करना, हमारे कंट्रोल्स को लेना, और ये जो डेटा है ये सारे डेटास को ये रिकॉर्ड करके कोई दूसरे ये तीसरे आदमी को भेज देते हैं जो यहाँ पे हैकिंग करते हैं, और ये डेटा को वो लेके कोई गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये मालवेयर सबसे कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो अटैक होता है वो डेंटल ऑफ सर्विस। तो डेंटल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है, ये नेटवर्क में ज्यादातर इसे अटैक किया जाता है। हमारे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को फॉल्स कुछ रिक्वेस्ट भेज के हमारे नेटवर्क को बिजी कर देते हैं। वो बहुत इतना बिजी कर देता है कि जो लीगल कुछ रिक्वेस्ट होगा तो वो होल्ड में रहता है, काम नहीं करता है, स्लो हो जाता है। तो ये जो अटैक है वो ज्यादातर नेटवर्क को स्लो डाउन या फिर नेटवर्क को फ्लड जो बोलते हैं यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में, वो किया जाता है यहाँ पे। तो इन डेंटल ऑफ अटैक में यूजर्स क्या होता है, वो रूटीन जो चीजें हैं हमारे मेल चेक करना, वेबसाइट चेक करना या फिर ऑनलाइन अकाउंट्स करना, ये सारे जो हम लोग काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारे क्या होता है स्लो हो जाते हैं, वो ऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को पूरा ये बंद कर देता है। ये इससे क्या होता है, हमारे जो सर्वर में हम लोग का जो डेटा है या फिर हम लोग जो पेमेंट कर ले यहाँ से सर्वर से, ये सारी चीजें चोरी होने का यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत लॉस होता है क्योंकि ये स्लो हो जाता है। इसके वजह से हम लोग का 1 या 2 मिनट का काम हमें घंटे लग जाते हैं कंप्लीट करने में। हम लोग का जो सोर्सेस है, हम लोग का जो डेटा है, वो सारी चीजें ये फिर से रिस्टोर करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे कॉस्टिंग मनी की बात भी आ जाता है। तो डेंटल ऑफ सर्विस इसे और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो किस तरीके से यहाँ पे ये काम करते हैं, यहाँ पे हमारे सर्वर जो देखते हैं आप, यहाँ पे विक्टिम सर्वर है, विक्टिम सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजा जाता है। यहाँ पे क्या है, जेन्युइन रिक्वेस्ट भी होता है कुछ, और ज्यादातर क्या होता है वो फॉल्स रिक्वेस्ट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, वर्चुअली कंप्यूटर्स क्रिएट करके फॉल्स रिक्वेस्ट सर्वर को भेजा जाता है, और सर्वर को इन फॉल्स रिक्वेस्ट को भेज के पूरा बिजी कर देते हैं। तो हम लोग का जो काम है वो स्लो हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। हम लोग का काम, एक छोटा सा काम वो दिन भर में हमें करना पड़ता है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लॉस होता है, और फिर इसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन को ये इनकर करना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक मुश्किल समय हो जाता है ये जब ये डोस अटैक होता है। ये ज्यादातर कोई क्लाइंट सर्वर जो यूजर को अटैक नहीं करता है, ये डायरेक्टली सर्वर को में अटैक होता है। नेक्स्ट देखेंगे फिशिंग। तो ये फिशिंग कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हम लोग ये मछली पकड़ने के लिए जो कांटा देते हैं मछली को कुछ यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, ये सेम उसी तरीके से कुछ काम करता है। ये यूजर को ईमेल भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, या फिर सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके से पोस्ट करते हैं कि ये कम दाम में मिल रहा है, या फिर नौकरी का कुछ दे देते हैं। तो ये क्या करता है, उन लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। तो जब हम लोग इस साइट में जाएंगे या फिर मेल खोलेंगे या फिर इस एसएमएस को यहाँ पढ़ने जाएंगे, तो हम लोग का जो डिटेल्स है, हम लोग जो लॉगिन करने के टाइम हम लोग डिटेल्स देते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ये अकाउंट्स खोलने के लिए देते हैं, ये सारे जो डिटेल्स है वो ये चोरी करते हैं, हम लोग से ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन टाइप का चीजें है जो बहुत लोगों को पता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कुछ लालची चीजें हम लोग को दिया जाता है ताकि हम लालच में आके उस मेल को खोलते हैं, या फिर वहां पे रिप्लाई करते हैं, या फिर कुछ फोन को हम लोग रिसीव करते हैं, या फिर सोशल मीडिया में जो डिस्काउंट ऑफर्स जॉब्स उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने आप को यहाँ पे अपने आप का अपना सिस्टम को यहाँ पे रिस्क में डाल देते हैं। जो नेक्स्ट अभी जो है ये स्पूफिंग। तो स्पूफिंग में क्या होता है, ये अटैकर्स सर्वर के थ्रू विक्टिम के कंप्यूटर में आ जाता है। तो वो बताता है कि हम एक जेन्युइन साइट से है, हम जेन्युइन है, ये सारी चीजें जेन्युइन है। तो जेन्युइन तरीके से हमारे कंप्यूटर में वो एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री करने के बाद हमारे जो डेटा है वो स्टील करते हैं, और फिर हमारे हमसे ये वो लोग पैसे मांगते हैं कि हम लोग का जो डेटा है उसको फिर से वापस लाने के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना होगा।
फिर वो दूसरे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को वो खराब कर सकते हैं, हमारे फाइल्स को वो डिलीट कर सकते हैं, या फिर वो इसको लेके गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये इसमें जो टेक्निक यूज होता है, इसमें इस टेक्निक में वो अटैकर्स अपने आप को एक जेन्युइन बता के हमारे सिस्टम में वो प्रवेश कर लेता है, और प्रवेश करने के बाद वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। ये नेक्स्ट जो होता है ये आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। तो आइडेंटिटी बेस्ड अटैक में क्या होता है, ये हम लोग का जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी ये चोरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइडेंटिटी ड्रिवन अटैक वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड टू डिटेक्ट, ये बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें डिटेक्ट करना। वो क्या करते हैं, हमारे जो डिटेल्स है, ये पर्सनल डिटेल्स है, वो सारी चीजें गैदर करते हैं। तो बहुत सारे लोग यूजर क्या करते हैं, अपना जो पासवर्ड है वो रिजेंबल पासवर्ड रखते हैं। कभी कभी हम रखते हैं क्या, अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में रख देते हैं, या फिर अपना मोबाइल नंबर रख देते हैं। तो हम लोग का जो ये कॉमन जो डिटेल्स है, ये सिर्फ पर्सनल चीजें, वो सारी चीजें सोशल नेटवर्किंग साइट से या फिर अलग अलग वे में कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्ट करके फिर वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके के पासवर्ड वो बनाते हैं, फिर पासवर्ड बना के हमारे सिस्टम में ये लॉग इन करने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ये वो लोग बहुत अलग अलग रैंडम वाइज बहुत सारी चीजें ये चेक करते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं, और जो सही लगे उसे लॉगिन कर सके, उस लॉगिन करने के बाद हम लोग का जो अकाउंट है वो हैक कर सकते हैं। तो हमारे जो डेटा है वो डेटा ले सकते हैं, हमारे सिस्टम वो एंट्री कर सकते हैं, अगर वंस हमारे पासवर्ड को वो ले सके यहाँ पे। तो आइडेंटिटी बेस वो क्या करते हैं, जनरली इसमें मोटिव रहता है हम लोग का जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी वो लेना, और हम लोग का आइडेंटिटी वो लेते हैं अलग अलग साइट से। इसी वजह से हमें बहुत सावधान होना पड़ता है कि कुछ भी हम लोग सोशल साइट में अपलोड कर रहे हैं, या फिर अपना जो पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब हम लोग दे रहे हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम लोग कुछ पासवर्ड वगैरह रखते हैं, तो हम लोग का जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में जो भी चीज है वो कॉमन चीज है, जैसे डेट ऑफ बर्थ या फिर हम लोग का मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हमारे पासवर्ड में हमें देना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये दे देते हैं, और ये हैकर्स के लिए इजी हो जाता है कि उसे आइडेंटिटी करना, उनका आइडेंटिटी को पहचानना, और कुछ अलग अलग पासवर्ड्स को ये मिला करके हमारे जो लॉगिन में वो सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कोड इंजेक्शन अटैक। तो कोड इंजेक्शन अटैक्स में क्या होता है, हम लोग जब कोई पेजेस ओपन करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कोड्स वो क्या होता है, लोड हो जाते हैं सर्वर से। तो ये कोड इंजेक्शन अटैक्स, ये जो साइबर क्रिमिनल्स है वो क्या करते हैं, कुछ अपना कोड बना के, जो कोड्स हम लोग लोड कर रहे हैं उसके बीच में वो अपना कोड दे देते हैं। तो हम लोग जो कोई जेन्युइन साइट भी खोल रहे हैं या फिर कुछ लोड कर रहे हैं, तो उस कोड के साथ ये अलग सा ये कोड भी हमारे सिस्टम में लोड हो जाता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है। तो ये साइबर्स जो अटैकर्स है वो ये कोड्स बना के, ये जो अलग कोड्स है उन कोड्स के बीच में ये इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्ट करने के बाद वो हमारे सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं, एंट्री लेके वो हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने बताया वो कुछ भी कर सकते हैं, फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर हमारे डेटास को वो स्टील कर सकते हैं। तो कोड इंजेक्शन ये जो है ये हमारे जो लोड्स कर रहे हैं हम लोग पेजेस, यहाँ पे जो कोडिंग रहता है उसके बीच में ये डाला जाता है। नेक्स्ट जो है ये सप्लाई चेन अटैक्स। तो सप्लाई चेन अटैक्स क्या होता है, सप्लाई चेन अटैक इज अ टाइप ऑफ अटैक, वो टारगेट करता है थर्ड पार्टी वेंडर्स को। थर्ड पार्टी वेंडर्स जो ऑफर करते हैं सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर वो लोग रेगुलर यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए वो देते हैं, तो जेन्युइन रहता है वो। ये थर्ड पार्टी जो वेंडर्स हैं, इन थर्ड पार्टी वेंडर्स को अटैक करते हैं। और सप्लाई चेन अटैक वो क्या करता है, अपने कोड को उसके उनके जो अपडेट्स है, उनके जो सॉफ्टवेयर है, उसमें वो लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है, जब हम लोग कुछ अपडेट करते हैं, अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, तब ये जो जिस ट्रस्टेड सोर्स है जहां से हम लोग ले रहे हैं, इस थर्ड पार्टी सोर्सेस से वो वहां से हम लोग का जो डेटा हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, उस डेटा के साथ ये सारी चीजें वहां पे मिक्स होके हमारे सिस्टम में ये आ जाता है। तो हमें पता नहीं चलता है ये, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम एक ट्रस्टेड सोर्सेस से ये डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है
वो जो ट्रस्टेड सोर्स जहां से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं उस चेन के अंदर, ये सप्लाई चेन के अंदर वो अपने कोड को दे देता है और इसके थ्रू हमारे सिस्टम में उसे एंट्री मिल जाता है। तो इसको और बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है। तो मान लीजिए ये एक सॉफ्टवेयर जो अपडेट्स देते हैं या फिर सॉफ्टवेयर वेंडर है जो जिसका सॉफ्टवेयर हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं। तो रेगुलर जो भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग जब यूज करते हैं वो क्या करते हैं, उससे अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने से हमें नया नया फीचर्स मिलता है, हमें जो नया नया एडवांस जो चीजें वो चीजें यूज कर सकते हैं। तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, MS ऑफिस का हो सकते हैं, फोटोशॉप का हो सकते हैं, या फिर हम लोग का जो ब्राउजर्स अपडेट है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो जब हम लोग इसे अपडेट करते हैं तो वो जनरली क्या रहता है, वो एक ट्रस्टेड सोर्स से ये अपडेट आता है, हमारे फायरवॉल्स के थ्रू वो आता है। लेकिन वो क्या करते हैं, जहां से हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, जहां से हम लोग रेगुलर डाउनलोड करते हैं, जहां से ये सप्लाई आता है, ये थ्रेड जो क्या आता है, वो लोग ये मिसलेनियस कोड इस सर्वर के अंदर देते हैं। वो जो अपडेट्स के अंदर देते हैं, इस अपडेट्स के अंदर वो लोग अपने कोड्स को वहां पे डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां पे वो लोग इंजेक्ट कर लेते हैं। जब हम लोग इस में अपडेट के लिए देंगे, तो अपडेट में जो अपडेट्स का जितने भी सॉफ्टवेयर जब हमारे कंप्यूटर में लोड होता है, ये सब लोडिंग के दौरान ये सारी चीजें लोडिंग के साथ साथ उन लोग का जो मिसलेनियस कोड है वो भी हमारे सिस्टम में डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरीके से वो लोग हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और कस्टमर्स को अटैक किया जाता है। ये अपडेट्स जो है बहुत नेसेसरी होता है हमारे सिस्टम को ये बेहतर रन करने के लिए, ये अपडेट्स देना जरूरी होता है। और हम लोग अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो हम लोग ये नए नए जो फीचर्स है उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर एक सिस्टम को अपडेट रहना जरूरी होता है। लेकिन इस अपडेट के साथ कोई दूसरा कुछ इंजेक्ट कर देता है तो वो सारी चीजें हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमें बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अगर कोई अपडेट्स काम नहीं कर रहा है या फिर ठीक से अ, वो काम नहीं कर रहा है या फिर हमारे सिस्टम को स्लो हो रहा है, तो हम लोग को तुरंत क्या करना पड़ता है, इन अपडेट्स को अनस्टॉल करना पड़ता है। तो पहले जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें जाना पड़ता है, फिर कुछ दिनों बाद हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। तो जब भी हम लोग कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट करने के बाद हमारे सिस्टम को हमें थोड़ा देखना चाहिए कि उस तरह के वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं या फिर कुछ अलग हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, या फिर हमें कुछ एक्टिविटी मिल रहा है, तो फिर हमें ये अपडेट्स को अनस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ये इनसाइडर थ्रेड्स। तो ये इनसाइडर थ्रेड्स जो होता है ये ज्यादातर बिजनेस के लिए, कोई बिजनेस के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है। इसमें क्या होता है, कोई एम्प्लॉय जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इस एम्प्लॉय को क्या है, सारी चीजें, वो सारे डेटा उन्हें पता होता है। तो वो लॉगिन का पासवर्ड क्या है, कंपनी का जो सेंसिटिव डिटेल्स क्या है, ये सारी चीजें उन लोगों को पता होता है। तो जब वो कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कंपनी छोड़ के जा चुका है, तो ये सारी डिटेल्स वो दूसरे दूसरे कंपनी को या फिर वो खुद से गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पहचानना बहुत मुश्किल है, ये हमारे कंपनी के बीच में कोई भी एम्प्लॉय ये कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स जो है वो डेटा लेके वो दूसरे किसी को सेल कर सकते हैं, फिर कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसे हैक कर सकते हैं, या फिर हमारे कंपनी के सर्वर में वो इजीली एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे डिटेल्स है उन्हें ऑलरेडी पता रहता है। तो ये जो एम्प्लॉय है वो करंटली काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, या फिर छोड़ से जा चुका है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या रहता है, ये इनसाइडर थ्रेट्स। तो ये करंट एम्प्लॉय हो सकता है या फिर फॉर्मर एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो ये सारा चीजें जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमारे बिजनेस के लिए या बिजनेस पॉलिसी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये ये कैरी आउट करके ये अटैक कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कोई कंपनी में या फिर यह सिस्टम इसे ये हैक कर दे या फिर डेटा को लॉस कर दे, तो कंपनी का बहुत लॉस हो सकता है। तो इस तरीके का जो थ्रेड से, इस तरीके का एम्प्लॉय से, इसीलिए कंपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बनाया जाता है, ताकि एम्प्लॉय इस तरीके का कोई कोशिश नहीं कर सके। और जो डेटा है, जो अलग अलग एम्प्लॉयज का जो है लॉगिन पासवर्ड, अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग पासवर्ड रखा जाता है। तो जैसे कि बैंक में जितने भी सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, हर एक स्टाफ का अपना अपना पासवर्ड रहता है। तो जब भी कुछ कोई काम कर रहा है तो अपने पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा।
अगर कुछ वो गलती कर रहा है या फिर वो जानबूझ के कुछ गलती किया है, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये किसके पासवर्ड से वो लॉगिन किया गया था और किसने ये किया था। तो इसीलिए कोई एम्प्लॉइज को अगर अपना पासवर्ड है वो किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। अगर वो शेयर कर रहे हैं तो वो रिस्क में आ सकते हैं, वो खुद आ सकते हैं, कंपनी में भी वो रिस्क आ सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी पॉलिसीज बनाते हैं कि हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग ये यूजर नेम और पासवर्ड रखते हैं। देन ये अलग अलग पासवर्ड में भी हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो है ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं कि हर एक एम्प्लॉय जो है हर एक चीज नहीं कर सकते। अगर वो लो लेवल का एम्प्लॉय है तो उसे सिर्फ ये देखने का जो है परमिशन मिलता है। जो अगर वो टॉप लेवल एम्प्लॉय का वो देख भी सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से अलग अलग लेवल का जो ऑथेंटिकेशन बना के यहाँ पे अलग अलग पासवर्ड्स रख के इस एम्प्लॉय को एक्सेस देते हैं। और जब एम्प्लॉय उसे छोड़ के कंपनी छोड़ के चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो अकाउंट डिटेल्स है उसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और वहां पे एंट्री नहीं होगा। वो जो पासवर्ड लॉगिन है उसे और एंट्री यहाँ पे देने नहीं देते। तो इस तरीके से हम लोग इससे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। तो इनसाइडर जो थ्रेड है वो नॉर्मली एक यूजर को अटैक नहीं कर सकते, वो ज्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ही अटैक करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये डीएनएस टनलिंग। तो डीएनएस टनलिंग जो है ये बहुत ही थोड़ा सा एडवांस जो चीज है, ये बहुत एडवांस तरीके से इसे हैक किया जाता है। तो डीएनएस टनलिंग क्या आता है, हम लोग का जो डीएनएस सर्वर है उसे अटैक किया जाता है। तो डीएनएस टनलिंग इज अ टाइप ऑफ ये साइबर अटैक जो हमारे डोमेन नेम, जो डीएनएस सर्वर, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो है ये डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम्स के थ्रू ये अटैक होता है। तो ये जो क्वारीज है, रेस्पॉन्सेस है, ये जो बाईपास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स है, इसके द्वारा ये हैक किया जाता है कोई भी नेटवर्क के साथ। सो वंस जब ये इन्फेक्ट हो जाता है, ये इन्फेक्ट होने के बाद हम लोग का जो डेटा देख रहे हैं वो उसको रीडायरेक्ट किया जाता है अलग अलग साइट्स में, और हम लोग का जो लॉगिन पासवर्ड डिटेल से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसे वो ले सकते हैं। तो ये जो डीएनएस टनलिंग है इसको मैं बहुत इलेबोरेटली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे चीजें बताएं। जैसे कि जब आप लोग कोई भी लॉगिन करें, मान लीजिए आप लोग यहाँ पे अमेजोन खोल रहे हैं या फिर फेसबुक का पेज जब आप लोग खोल रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, ये एड्रेस बार में हम लोग का ये जो एड्रेस टाइप करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं। जैसे आप अगर आप फेसबुक खोलना चाहते हैं तो www.facebook.com, ये क्या होता है, ये डोमेन नेम रहता है। जब हम लोग ये डोमेन नेम टाइप करते हैं या फिर अमेजोन खोलना चाहते हैं amazon.com, तो तब क्या होता है, हम ये टाइप करने के बाद जब हम लोग एंटर देते हैं वो सर्वर में जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो हम नाम टाइप करें, ये नाम से हम लोग का जो जिस कंप्यूटर में हम लोग ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली उसमें पहुंचता नहीं है। तो किसी के साथ भी हम जब कनेक्ट करना चाहते हैं तब क्या होता है, कनेक्शन के लिए उसका आईपी एड्रेस होना जरूरत है। तो ये क्या आता है, डीएनएस सर्वर में जब हम लोग यहाँ पे कोई भी यूआरएल टाइप कर रहे हैं, यूआरएल को क्या होता है डीएनएस सर्वर में पहुंचाया जाता है, और डीएनएस सर्वर्स उस यूआरएल को कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेस में। उस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद हमारे सिस्टम में पहुंचता है, और उस आईपी एड्रेस के द्वारा हम लोग वो पेज ओपन करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए ये डायग्राम एक बनाया गया है। देखिए, जब आप यूज कर रहे हैं कोई भी ब्राउजर, ये यूजर है, तो वो यूजर जब सपोज एग्जांपल ये amazon.com अपने ब्राउजर में वो टाइप करे, तो amazon.com जब अपने ब्राउजर में हम टाइप करेंगे तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली डीएनएस सर्वर में वो रिक्वेस्ट भेजा जाता है। तो डीएनएस सर्वर अपने इंडेक्स रहता है, वहां पे इंडेक्स में वो सर्च करके कि अमेजोन का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो देखने के बाद ये यूजर को फिर से ये रिटर्न करता है। तो यूजर इस आईपी एड्रेस के थ्रू उस सर्वर में वो पहुंच जाता है, जो कि ये सब बोलते हैं ये HTTP जो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। HTTP होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके थ्रू जो है हम जो साइट देखना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस के थ्रू उस साइट को हम ओपन करते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जब हम एवरी डे कोई कॉमन सा जो साइट है एवरी डे जो ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम गूगल, तो एवरी डे हम गूगल को ओपन कर रहे हैं, तो एवरी डे वो क्या करते हैं, वो पहले डीएनएस सर्वर में जाते हैं, उसका आईपी एड्रेस हमें भेजता है, फिर उस आईपी एड्रेस को देके वो एक्चुअल सर्वर में पहुंचता है।
तो एवरीडे जो हम लोग यूज करते हैं वो डीएनएस में जाता नहीं है, वो हमारे जो कंप्यूटर के कैच मेमोरी है उसमें वो रह जाता है। तो वो उसमें इससे क्या होता है, हमारा जो सर्च है वो फास्टर हो जाता है। वो डीएनएस सर्वर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर यूज होता है। हमारे कंप्यूटर उसे अपने मेमोरी में लोड कर लेते हैं, और जब हम उसे टाइप करते हैं वो उस मेमोरी से उसका जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस में वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट करते हैं। इससे हम लोग का काम जो है वो जल्दी हो जाता है। तो डीएनएस सर्वर का भी काम ये रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी वेबसाइट जब हम लोग ओपन करते हैं वो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट जो है ये किस तरीके से अभी हम लोग का जो सिस्टम है इसे हैक किया जाता है। तो जब हम लोग कुछ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब हम लोग ये रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सबसे पहले जाता है ये डीएनएस सर्वर में। देन डीएनएस सर्वर यूजर को क्या करते हैं, एक वो आईपी एड्रेस भेज देता है। उस आईपी एड्रेस में हम लोग रीडायरेक्ट होकर सर्वर से हम लोग का जो एक्चुअल पेज है हम लोग ये देखते हैं। तो अटैकर्स क्या करते हैं, अटैकर्स बीच में आके हम लोग का जो डीएनएस सर्वर है उसे हैक किया जाता है। और जब हम लोग कुछ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट जब हम लोग भेजते हैं वो क्या आता है, वो डीएनएस सर्वर में जाता है। और हैकर्स हमें जो पेज दिखाना चाहिए वो पेज ना दिखाकर वो दूसरा कोई पेज हमें, एक फॉल्स पेज हमें भेजा जाता है। तो हमें समझ भी नहीं आता है, हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। और उस फॉल्स पेज में हम लोग का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हम वहां पे टाइप कर देते हैं। और टाइप करते क्या होता है, ये सारे डिटेल्स हैकर्स तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल होता है इसे आइडेंटिफाई करना कि कौन कर रहा है, या फिर पेजेस ओरिजिनल पेजेस खुला है कि नहीं, या फिर कोई फॉल्स पेज खुला है। तो इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या आता है, ये डीएनएस सर्वर को अटैक किया जाता है। ये अटैकर्स और डीएनएस सर्वर को अटैक करते हैं। और जब भी हम लोग कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो हमें दूसरा कुछ और दिखाता है। जो ओरिजिनल जो हमें देखना चाहिए जो है वो दिखाता नहीं है, वो दूसरा कोई पेज। ऐसा भी हो सकता है कि अटैकर एक एक डुप्लीकेट पेज बना लिया, फेसबुक का एक पेज बना लिया। जब हम लोग फेसबुक का पेज ओपन करना चाहते हैं तो facebook.com जब हम लोग टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, वो डीएनएस सर्वर में जाते हैं। डीएनएस सर्वर को वो क्या होता है, वो रीडायरेक्ट कर देता है। ये अटैकर क्या करता है, जो ओरिजिनल साइट है, जो जो एक्चुअल आईपी है, वो एक्चुअल आईपी को वो दूसरे साइट में रीडायरेक्ट करके वो अपना जो आईपी है, वो आईपी जो फॉल्स एक बना हुआ है वो आईपी यूजर को भेजा जाता है। और यूजर जो है एक फॉल्स जगह में जाके एक फॉल्स पेज वो ओपन होता है। तब अगर फेसबुक का एक फॉल्स पेज ओपन हो गया, जब आप लॉगिन करने जाएंगे आपका जो यूजर नेम पासवर्ड आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें डिटेल्स जो है अटैकर तक वो पहुंच जाएगा। तो अटैकर के पास अगर ये सब पहुंच गया तो फिर वो लॉगिन करके वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उससे उसका जो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ बैंकिंग में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक टाइप कर रहे तो क्या होगा, आप आईसीआईसीआई बैंक जब टाइप करें ये डीएनएस सर्वर में जाएगा। डीएनएस सर्वर में से आईपी एड्रेस वो लेके हमारे कंप्यूटर में भेजा जाएगा, और फिर हम लोग ये एक्चुअल सर्वर से हम लोग का ये पेज लोड होता है। लेकिन अगर ये डीएनएस सर्वर को हैक किया जाता है तो आईसीआईसीआई बैंक का जो एक्चुअल पेज है हमें देखने को नहीं मिलेगा, और हमें एक फॉल्स पेज मिलेगा जो कि अटैकर ने बनाया। और अटैकर जब इससे ये सारी इंफॉर्मेशन जब ये कलेक्ट करेंगे, हम लोग जब ये लॉगिन करेंगे इस पेज में, जो फॉल्स पेज में जब हम लोग लॉगिन डिटेल्स देंगे तो अटैकर इसे ट्रेस करेगा, और ट्रेस करके वो लॉगिन करके हम लोग का जो पैसा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में। तो इस तरीके से वो चोरी कर सकते हैं। तो डीएनएस स्टेलिंग का और सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये और एक सिंपल एक है, जैसे कि आप क्लाइंट है नंबर 1 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीएनएस सर्वर में। तो डीएनएस सर्वर जैसे कि आप लोगों को बताया, ये डीएनएस सर्वर क्या होता है, ये सिर्फ हम लोग का जो आईपी एड्रेस है उसे देख के ओरिजिनल जो रियल वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस हमें भेजा जाता है। तब जब हम लोग कुछ भी साइट इस डीएनएस सर्वर को हम लोग बोलते हैं ये हम देखना चाहते हैं, तो डीएनएस सर्वर जो रियल वेबसाइट है उसे रिडायरेक्ट कर देता है। जो ये यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का है वो जो रियल है। लेकिन अटैकर क्या करते हैं, यहाँ पे इंजेक्ट होके फेक एंट्री कर लेते हैं ये डीएनएस में एंट्री करते हैं। तो एक्चुअली हम जो देखना चाहते हैं उसे नहीं दिखाता है, और हमें एक फेक वेबसाइट में रीडायरेक्ट किया जाता है।
तो इस तरीके से क्या होता है, हमें जो ओरिजिनल साइड है वो देखने को नहीं मिलता है, हमें एक डुप्लीकेट चीज देखने को मिलता है। तो जो डुप्लीकेट चीज है, जो फेक साइड है, उस फेक साइड में हम लोग जाते हैं, तो फेक साइड में हम लोग अपना पर्सनल डिटेल्स दे देते हैं और वो सारी डिटेल्स जो है वो अटैकर तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये डीएनएस जो टनलिंग काम करता है, या फिर आप स्पूफिंग बोल सकते हैं ये, और इस तरीके से ये अटैकर्स जो है हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं, हमारे डेटास को वो चोरी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आईओटी बेस्ड अटैक्स। तो आईओटी क्या होता है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आजकल हम लोग के जो घर पे सारी चीजें जो है स्मार्ट होने लगा है, सारी चीजें स्मार्टफोन यूज करते हैं हम लोग का जो रेफ्रिजरेटर है वो भी स्मार्ट बन गया है, वहां पे इंटरनेट कनेक्टेड रहता है। हम लोग का माइक्रोवेव स्मार्ट हो जाए, जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं। हम लोग का डोर्स विंडोज से लेके ये सारी चीजें, लाइट्स भी स्मार्ट लाइट्स हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी स्मार्ट चीज है जिसमें इंटरनेट कनेक्ट रहता है, इंटरनेट कनेक्ट मतलब हम लोग थ्रू इंटरनेट इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक चीज, घर के हर एक चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एसी हो, या फिर वो टीवी हो, या फिर वो माइक्रोवेव ओवन हो, वॉशिंग मशीन हो, घर के ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज हम लोग यहाँ पे डोर से लेके हर एक चीज हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो थ्रू इंटरनेट हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हैकर्स इन कंट्रोल को जब वो ले लेते हैं, स्टील कर देते हैं हमारे हर एक डिवाइसेस को, वो चेंज कर सकता है, इसे चला सकता है। तो ये जो है ये आईओटी बेस्ड जो चीजें हैं, ये जो थिंग्स है हम लोग जो घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, इन चीजों को वो अटैक कर लेता है, इसका कंट्रोल वो ले लेता है। हर एक चीज है, जैसे कि आप मान लीजिए जब आप आईओटी चीजें यूज कर रहे हैं, आप घर के बाहर है, आप घर में नहीं है, बाहर घर के बाहर है, तब कोई लाइट ऑन रह गया या फिर आपका एसी ऑन रह गया, तो आप अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपने एसी को ऑफ कर सकते हैं, लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं, डोर को लॉक कर सकते हैं। तो हर एक चीज है जो आईओटी के साथ लिंक है उसे कंट्रोल कर सकता है। आपका घर का डोर लॉक है, लेकिन आपके घर में कोई फ्रेंड आया है, और आप देख सकते हैं कि कैमरा के थ्रू आपका जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी नेटवर्क के साथ आईओटी के थ्रू ये सर्वर के साथ कनेक्टेड। मोबाइल में आप देख सकते हैं घर में कौन सा गेस्ट आया है, क्या आप उसे, वो स्ट्रेंजर है, आप उसे जानते हैं। अगर आप उसे जानते हैं तो फिर आपका जो घर का लॉक है वो भी आप खोल सकते हैं यूजिंग दिस मोबाइल फोन इंटरनेट के द्वारा। तो ये इजी हो जाता है अगर आपका सिस्टम हैक हो जाता है। तो हैकर्स क्या कर सकते हैं, आपका घर के जो है इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है जो सिक्योर्ड है उन्हें अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक करके वो कुछ भी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, घर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आईओटी को ये समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज दिया गया है। देखिए घर में जैसा कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो, या फिर घर के जो सीसीटीवी कैमरा हो, या या फिर कोई रोबोट हो, टीवी हो, या फिर कोई भी चीजें, आप यहाँ पे माइक्रोवेव जो खाना बनाते हैं, अपना मेल यूज करें या फिर वाईफाई यूज करें, ये सारी चीजें आप अपना मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अगर आपका सिस्टम हैक हो गया, आपका मोबाइल हैक हो गया, या फिर आपका लैपटॉप के साथ ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें को क्या होता है, ये अगर हैक हो गए ये सारी चीजें, कोई तीसरा आदमी, एक हैकर्स इसे यूज कर सकते हैं। आप और आपका घर का जो हर एक चीज वो देख सकता है, आपका जो पर्सनल चीज है वो देख सकते हैं, आपका प्राइवेसी बोल के कुछ नहीं रहता है जब ये हैक हो जाता है। लेकिन आईओटी जो थिंग्स है, ये सारी चीजें अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग का क्या होता है, लाइफ इजी हो जाता है, हम लोग बेहतर तरीके से हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसे अगर हैक किया जाता है तो ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारा घर में हर एक चीज वो क्या होता है, वो एक्सप्लोर हो जाता है, वो सारी चीज, वो कुछ भी हो हमारे सिस्टम में, कुछ फोटोग्राफ्स हो, या फिर हमारे कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं, जहां जहां कैमरा का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारी चीजें वो देख सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इस तरीके से वो अटैक होता है, और हमारे जो कंट्रोल है उसे लेके वो हर एक चीज को कंट्रोल में ला सकता है। तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसके वजह से हमारे जो सिस्टम्स है इन्हें सिक्योर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने अभी तक जो भी कुछ देखा, ये सारी चीजें 10 अलग अलग तरीके का जो अटैक्स है, अलग अलग वे में अटैकर्स इसे अटैक करते हैं, हमारे सिस्टम्स को वो हैक कर लेता है। देन
हमारे लिए लॉस होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होता है, बिजनेस के लिए लॉस हो सकता है। तो ये बहुत हम लोग मुश्किल में आ सकते हैं, हमारे डेटा लॉस हो सकता है, हमारे पैसा लॉस हो सकता है। इसके वजह से आजकल के दिन लेकिन हम लोग क्या इसका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते। अगर हम ये इंटरनेट को यूज नहीं करेंगे, मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग का ये डे टू डे लाइफ में हम लोग चल नहीं सकते। लेकिन हमें यूज करना है ये सेफ्टी के साथ, सेफ रह के हमें यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स हमने यहाँ पे दिया है कि किस तरीके से हम लोग सेफ रहेंगे। तो हमारे सिस्टम्स को सेफ रखना है, क्योंकि इसके बिना हम लोग चल नहीं सकते। अगर ये हैक हो गया तो हमें मुश्किल में आ सकता है, हमारा बिजनेस भी मुश्किल में आ सकता है। तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ वेज लिखा है, इस वेज को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सब जो अटैकर्स के जो चांसेस है उनका जो अटैक्स है उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग का जो अकाउंट्स का जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोग का जो आइडेंटिटी है वो चोरी हो सकता है, वो आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स जो है वो हो सकता है। वो किस तरीके हो सकता है, हम लोग कुछ गलती करते हैं, जैसे कि कुछ पासवर्ड जब हम लोग रखते हैं तो पासवर्ड रखते वक्त हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ देते हैं, या फिर घर के जो पेट का नेम है उसे दे देते हैं, या फिर घर के कोई दूसरे दूसरे मेंबर का डेट ऑफ बर्थ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं कहीं सोशल साइट में या फिर कहीं कहीं दूसरी जगह पे, तो अटैकर्स के लिए ये इजी हो जाता है उससे आइडेंटिफाई करना। तो तब वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग पासवर्ड बनाते हैं और हर बार उसे चेक करते हैं उसे लॉगिन करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग कोई पासवर्ड दे रहे हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ से वो जुड़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। और पासवर्ड जो है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कि वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग क्या लेते हैं, लेटर्स रखते हैं, उसके साथ नंबर यूज करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये पासवर्ड ये स्ट्रॉन्ग रहे। जैसा जैसा अकाउंट्स हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि आपका बैंक का अकाउंट, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप वहां पे एक सिंपल सा पासवर्ड रखेंगे तो कोई भी उसको गेस करके उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए पासवर्ड में हम लोग को ये अलग अलग चीजें, नंबर्स, लेटर्स और ये स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशल सिंबल जो होता है जैसे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैश, डॉलर साइन, परसेंटेज, कुछ भी एक एक्स्ट्रा सिंबल्स के इस्तेमाल करने से हम लोग का पासवर्ड क्या होता है और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट जो है ये इम्प्लीमेंटिंग ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ज्यादातर बिजनेस आजकल ये करते हैं, ये इसके बिना बहुत ही हम लोग का जो अनसिक्योर हो जाएगा। जब हम लोग जनरली पेमेंट करते हैं, कुछ बैंकिंग का पेमेंट कर रहे हैं या फिर हमने कुछ ऑनलाइन परचेस किया है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको एक टिकट बुक करना है, तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले हम एक साइट में जाएंगे। सपोज फ्लाइट का टिकट बुक करना है, एक फ्लाइट का टिकट बुक करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो कोई एक वेबसाइट में चले जाएंगे जहाँ पे हम फ्लाइट के टिकट बुक कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे हमने मेक माई ट्रिप में चले जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग फ्लाइट का टिकट हमने वो सिलेक्ट कर लिया, कौन सा दिन हमें जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये जो पेमेंट डिटेल्स में हमें जाना है, तो पेमेंट डिटेल्स के लिए वहां पे पूछा जाएगा कि किस बैंक अकाउंट से हम देना चाहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हैं, या फिर हम लोग ये गूगल पे करना चाहते हैं, या फिर पेटीएम यूज करना चाहते हैं। तो हमें ये ऑप्शंस मिलता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे सब बैंक्स का ऑप्शन आ जाता है। तो बैंक्स का ऑप्शन जब आता है, सबसे पहले हमें क्या, जो बैंक सिलेक्ट कर लिया, सपोज HDFC बैंक हमने सिलेक्ट कर लिया, तो HDFC बैंक वो क्या करेगा, HDFC सर्वर में वो रीडायरेक्ट कर देंगे हमें। रीडायरेक्ट करने के बाद हमें जो पूछा जाएगा अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद वहां पे वो अमाउंट दिखाएगा बैंक से, तो कि आपका जो अमाउंट हम लोग पे करने वाला है, इतना अमाउंट हम पे करने वाला है। तो जब पेमेंट के समय हमें मिलता है एक नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, ये मल्टी लेवल हो जाता है। तो पहले लेवल में हमने क्या किया था, अपना यूजर नेम दिया था और पासवर्ड दिया था। नेक्स्ट में क्या होता है, वो हमारे मोबाइल फोन में एक ओटीपी भेजा जाता है, जो वन टाइम पासवर्ड है, वो जो एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। उस ओटीपी से हम लोग फिर बैंक फिर से वो क्या करता है, यहाँ से
उस चीजों को वो फिर से वो ऑथेंटिकेट करता है। तो ये क्या होता है, बार बार ये ऑथेंटिकेशन हो रहा है, मल्टी लेवल हो रहा है। सिर्फ पासवर्ड से ही नहीं, आपका पासवर्ड के बाद वो चेक करता है कि ये सही पर्सन इसे यूज कर रहे हैं, तो इसके वजह से उसके मोबाइल फोन में ओटीपी भेजा जाता है। तो कोई भी चीजें बिजनेस हो या फिर कोई भी चीजें आपके बिजनेस में हो या फिर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके का मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन देना जरूरी है। या फिर अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हम लोग ये रिस्क में आ सकते हैं। सिर्फ एक पासवर्ड के थ्रू हम लोग अगर ये लॉगिन कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हायर रिस्क में हम लोग रहते हैं। तो मल्टी लेवल जो ये फैक्टर है, ये यूजर नेम पासवर्ड पहले रहता है, उसके बाद ओटीपी रहता है। इस ओटीपी के साथ क्या होता है, ये दो लेवल का अलग अलग जो ऑथेंटिकेशन, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से जो है हम लोग का जो ओटीपी है, ओटीपी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहिए, हमें खुद से यूज करना चाहिए। अगर हम लोग ओटीपी शेयर कर रहे हैं, उसके पास अगर हम लोग का यूजर नेम और पासवर्ड होगा, तो वो ये अमाउंट ले सकता है, चोरी कर सकता है। नेक्स्ट जो होता है ये पॉइंट, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है उससे अप टू डेट रहना पड़ता है। अगर आप लोग पुराने सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा देखा जाता है बहुत सारे लोग जो है अभी भी विंडोज 7 को यूज कर रहे हैं, तो विंडोज 7 क्या होगा, ये टोटली बंद हो चुका है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अपडेट्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सिक्योर नहीं है, ये आप जो पासवर्ड ये सब चीजें जो डाल रहे हैं, ये हैकर्स इजीली हैक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सिक्योरिटी लेवल है वो पुराना हो चुका है। तो इसीलिए अगर आप पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, विंडोज 7 या फिर उससे पुराना यूज कर रहे हैं, उसे आपको अपडेट रहना है, नया नया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। आपका जो सॉफ्टवेयर सब यूज कर रहे हैं, जैसे कि ब्राउजर यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर पेमेंट्स को देने के लिए या फिर लेने के लिए, उसके लिए हमारे जो ब्राउजर है वो अप टू डेट रहना चाहिए। अप टू डेट रहेगा तो फिर क्या होगा, ये अलग अलग जो वेज, ये तरीके जो अपनाते हैं ये साइबर अटैक्स, तो इन तरीकों को वो ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम पुराना सॉफ्टवेयर को यूज करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, ये सारी चीजें अटैकर्स को पता रहता है और वो इजीली हैक कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी रहता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट रहे। नेक्स्ट जो होता है, हमारे कंप्यूटर में एक फायरवॉल रहता है। तो फायरवॉल क्या रहता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। तो फायरवॉल ये चेक करता है कि सारे जो डेटा हम लोग का इंटरनेट के थ्रू जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में आ रहा है, तो हर एक डेटा ये जेन्युइन है कि नहीं, या फिर यहाँ पे कुछ अलग सा कोड आ रहा है यहाँ पे जो जरूरत नहीं है, जो जेन्युइन है नहीं, तो उसे वो रोक देता है। मान लीजिए आप कुछ यहाँ पे साइट, एक वेबसाइट खोल रहे हैं, एक वेबसाइट से आपको दूसरे वेबसाइट में रीडायरेक्ट किया जा रहा है, तो जो इस वेबसाइट में आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है वो वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं, वो फायरवॉल चेक करेगा। अगर वो देख रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है, तो उसे वहीं पे रोक देगा और हमारे सिस्टम में वो ओपन करने नहीं देता है ये। तो इस तरीके से ये फायरवॉल काम करता है। तो ये फायरवॉल ऑलवेज ही ऑन रहना चाहिए जब कभी हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग का फायरवॉल काम नहीं कर रहे तो हम लोग ज्यादा रिस्क में है। तो फायरवॉल ये एक्टिव होना चाहिए और हमारा जो फायरवॉल भी ये एक सॉफ्टवेयर है, इससे अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ये बहुत ही एक कॉमन वे है, हम लोग के कंप्यूटर में एक एंटीवायरस या फिर एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना बहुत ही जरूरी है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, वो एनी टाइम काम करता रहता है, हर वक्त जब भी हम लोग अपना सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम के ऑन होते ही ये भी एक्टिव हो जाता है। और हर एक चीज है जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट में कोई साइट देख रहे हैं, तो वो साइट जेन्युइन है कि नहीं, ये सारी चीजें वो चेक कर लेता है। वो उसका अपना डेटाबेस रहता है और इस डेटाबेस में जितने भी सारे जो वायरसेस बनाया गया है या फिर यूजेस किया जाता है एनवायरमेंट में, वो जो घूम रहे हैं वो जो वायरसेस, उसका जो अपडेट अपने डेटाबेस में रहता है। और वो वायरसेस अगर डेटाबेस के साथ मैच हो गया, वो उसे डिलीट कर देता है, रोक देता है और हमारे सिस्टम को उससे वो सेफ में लाते हैं। जैसे कि हम लोग का ये फाइल्स करप्ट होने में बचता है, कोई दूसरा यहाँ से हमारे सिस्टम को हैक नहीं कर सकते, हमारे डेटा को स्टील नहीं कर सकते। तो कोई भी एक एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल रहना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस एक के बाद एक दूसरा दे देते हैं। दो एंटीवायरस अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और कोई भी काम नहीं करेगा। उल्टा क्या होगा, हमारे जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है और कंप्यूटर उससे मैनेज नहीं कर पाते। तो आप कभी भी दो एंटीवायरस एक साथ अपने कंप्यूटर में या फिर अपने सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में इंस्टॉल मत कीजिएगा। सिर्फ ओनली एक ही एंटीवायरस
इंस्टॉल रहना चाहिए और वो अपडेटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपडेट नहीं रहेगा, वो डेटाबेस वो पुराना वाला रहेगा, तो जो वायरसेस है, जो अलग अलग जो ये मालवेयर्स है, उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट, बैकअप योर डेटा रेगुलरली। आपका जो डेटा है उसे रेगुलर बैकअप करना चाहिए। अगर आप बैकअप करते हैं तो कभी भी अगर आपका डेटा ओपन नहीं हो रहा है, करप्ट हो रहा है, या फिर किसी ने ये ब्लॉक करके रखा है, एक्सेस करने नहीं दे रहा है, आपसे रैंसमवेयर मांग रहा है, तो फिर क्या होगा, उस डेटा को आप लोग इजीली रिकवर कर सकते हैं। आपका सिस्टम को फिर से रीइंस्टॉल करके आपके सिस्टम को फ्रेश कर सकते हैं। सारे जो है ये मालवेयर, वायरसेस या ट्रोजन हॉर्स, ये सारे ऑटोमेटिकली ये चले जाएंगे और आप न्यूली इंस्टॉल करके फिर से डेटा को आप लोग बैकअप से फिर से यूज कर सकते हैं। तो बैकअप रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक नहीं 2-3 बैकअप रखते हैं। मिनिमम हम लोग 2 बैकअप रखते हैं, क्योंकि जहां पे हम लोग बैकअप रख रहे हैं, सपोज मैंने दूसरा एक हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में मैंने बैकअप रख दिया, वो हार्ड ड्राइव खराब हो सकता है। इसके लिए अगर हम 2 जगह में ये अलग अलग 2 वे में हम लोग रखेंगे तो क्या होता है, हमारे डेटा और भी सिक्योर रहता है। अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो हमें मिनिमम 2 और जगह ये बैकअप रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि बैंक वगैरह ये रखते हैं, वो सिर्फ एक बैकअप रखने से काम नहीं होगा, क्योंकि एक सिस्टम, एक सर्वर तो वो खराब हो सकता है, वो हैक हो सकता है। तब वो लोग क्या करते हैं, उसे बंद करके इमीडिएटली दूसरा एक सर्वर को में स्विच हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा 2 बैकअप रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये इनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा। तो इंक्रिप्शन क्या होता है, हम लोग का जो डेटा है वो एक सॉफ्टवेयर को यूज करके हम उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब उसको मिक्स करके रख देते हैं एक जगह पर। तो अगर अपना सिस्टम हैक भी हो जाता है, कोई अपना डेटा को वो लेता है, चोरी करता है, तो उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा इन डेटा को, क्योंकि वो सब मिक्स अप है एक सॉफ्टवेयर को यूज करके, वो इनक्रिप्ट है। और इसको देखने के लिए आपको फिर से वही सॉफ्टवेयर को यूज करके उसे डिक्रिप्ट किया जाता है। जब आप इसे डिक्रिप्ट करेंगे तभी आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। जब आप एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, एक पैटर्न को फॉलो करके, उस पैटर्न के हिसाब से उसे इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट मतलब उसे मिक्स कर देते हैं सारे डेटा को। फिर से जब हम लोग उसे देखना चाहते हैं, उसे ओपन करना चाहते हैं, उसी पैटर्न को वो देख के उसे फिर से वो उसे डिक्रिप्ट करके हमें डेटा दिखाता है। तो जब हम लोग कुछ भी अपना फाइल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसे इनक्रिप्ट करके रखेंगे, तो अगर वो चोरी भी हो जाता है तो कोई तब टेंशन नहीं रहता है कि वो लेके उसे कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर उसके पास है नहीं, वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो है लिमिट यूजर प्रिविलेजेस। तो सर्वर में जो अटैक्स होता है वहां पे बहुत सारा यूजर्स रहता है, तो यूजर को जब हम लोग लिमिट कर देंगे तब क्या होता है, ये अटैक्स होने का चांसेस कम हो जाता है। मान लीजिए आपका सिस्टम भी अगर 2-3 यूजर्स से, तो आप उसे अगर रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा यूजर से एक ही सिस्टम को 5-6 आदमी यूज कर रहे हैं, तो अगर इस यूजर्स को आप लिमिट करते हैं 5 से, आप लोग अगर 2-3 कर सकते हैं, तब क्या होता है, जितना यूजर कम होगा उतना ज्यादा हैकिंग का चांसेस कम रहता है, तो हमारा सिस्टम और ज्यादा सिक्योर रहता है। और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो यूजर्स को है, यूजर में अलग अलग पासवर्ड्स ऑफ लेबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको सारे एक्सेस मिल जाता है, आपको सारे चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप एज अ स्टैंडर्ड यूजर यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स में वो ब्लॉक कर सकते हैं, उसे यूज नहीं कर सकते, और सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो एक्सेस नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से विंडोज में आपको यूजर मिलता है गेस्ट, अगर किसी गेस्ट को आप यूज करने देते हैं तो गेस्ट अकाउंट से जब वो यूज करेगा तो आपका जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जो वो सॉफ्टवेयर से वो उसे ओपन नहीं कर पाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर उसे अलाउ करेंगे, सिर्फ वही पार्ट वो देख सकता है और उसे यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बी कॉशियस विद ईमेल एंड लिंक्स। तो जो ईमेल्स आपको मिल रहा है, जो लिंक्स आपको भेजा जा रहा है, इस ईमेल्स को, लिंक्स को बहुत अच्छी तरीके से हमें देख के ही ओपन करना चाहिए।
अगर आप वो देख रहे हैं जो मेल आ रहा है वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है, आपको पता नहीं है, कुछ एड्स है, कुछ आपको गिफ्ट का वो बोल रहे हैं, तो फिर इस तरीके का जो मेल है हमें डिलीट करना चाहिए या फिर अपने स्पैम फोल्डर में रखना चाहिए, उसे ओपन नहीं करना चाहिए। जब हम उसे ओपन करेंगे इस मेल के साथ और भी जो भी कुछ लिंक्स है, उस लिंक के थ्रू हमारे कंप्यूटर में अनचाहे सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाता है। इसके वजह से हमें ये मेल्स ओपन करना नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देना चाहिए, या फिर हम लोग इसे एक स्पैम फोल्डर रहता है वहां पे हम लोग इसे रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ब्लॉक रहता है, उसे रन करने नहीं दिया जा सकता। ऐसा बहुत सारे लिंक्स भी हैं। हम लोग जब अपना वेबसाइट में सर्च करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग वेब पेजेस में जाते हैं, तो वहां पे क्या रहता है, ये अलग अलग लिंक्स देखने को मिलता है। कभी कभी एड्स आ जाता है, तो ये चीजें आपको ये कम दाम में मिल रहा है, ये फ्री में मिल रहा है, आप एक खरीदेंगे तो दो मिलेगा। तो इस तरीके के जो चीजें हैं बहुत देखने को मिलता है, सोशल साइट्स में सबसे ज्यादा होता है। तो उस तरीके के जो लिंक्स है, उस लिंक्स को अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि उस लिंक के द्वारा आप उस जब लिंक में क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा दूसरे एक सर्वर में, दूसरे एक पेजेस में, जिस पेजेस से थ्रू आपके जो अकाउंट डिटेल्स है या फिर उस पेजेस के थ्रू वहां पे जो कोडिंग्स लोड हो रहा है, वहां पे साइबर अटैकर्स अपना कोड को इंजेक्ट करके देते हैं, और जब हम लोग इसे ओपन करते हैं हमारे सिस्टम में वो आ जाता है। जैसे कि आप लोग को बताया मैंने ऑलरेडी, कोड इंजेक्शन जो अटैकर्स होता है वो इस तरीके से काम करता है। आपको लिंक भेजा जाता है, उस लिंक के थ्रू आपको दूसरे सर्वर में रिडायरेक्ट करके एक दूसरा पेज ओपन किया जाता है, और दूसरा पेज ओपन करके आपको ये जो एक्स्ट्रा जो कोडिंग्स है, मिसलेनियस जो कोड्स है, अपने कंप्यूटर में वो रन किया जाता है। तो इसके वजह से कोई भी आपको लिंक मिले, वो एसएमएस के द्वारा हो, ईमेल के द्वारा हो, जो आपको पता नहीं है, आपका कुछ आइडिया नहीं है, तो उस तरह के जो लिंक्स है उसे ओपन करना नहीं चाहिए, उसमें जाना नहीं चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट जो है, हम लोग का जो वाईफाई हम लोग यूज करते हैं आजकल, वाईफाई ऑफिस में यूज होता है, घर पे यूज होता है, तो अपना जो वाईफाई है उसे सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पासवर्ड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वाईफाई को खुला रखते हैं तो कोई भी इस नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता है, और नेटवर्क में कनेक्ट करने के बाद एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आईओटी जो चीजें हैं, घर के हर एक चीजें को जो हम लोग मोबाइल फोन से कंट्रोल करते हैं, ये सारे कंट्रोल वो ले सकते हैं इजीली, अगर हम अपना वाईफाई जो है सिक्योर नहीं रहेगा तो। और एक जो क्या है, जब हम लोग कोई पब्लिक प्लेसेस में घूम रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग को कुछ फ्री वाईफाई देखने को मिलता है जो ओपन रहता है। वो हम लोग को क्या इनवाइट करते हैं कि हमारा नेटवर्क में कनेक्ट कीजिए, आपको इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। तो उस तरह का जो वाईफाई से जो ओपन है, अनसिक्योर्ड है, उस वाईफाई के साथ हमें कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ओपन वाईफाई से जो ओपन नेटवर्क से वो बिल्कुल अनसिक्योर्ड रहता है। जब आप उसमें कनेक्ट करते हैं, आपका सिस्टम का दरवाजा वो जो खुल जाता है, वो हैकर्स अटैकर्स इजीली आपके सिस्टम में वो एंट्री ले सकते हैं। तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, जब वो ये एंट्री लेगा आपके सिस्टम हैक हो जाएगा और आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो इसीलिए वाईफाई को सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। और जो है, हम लोग को कोई भी ओपन वाईफाई नेटवर्क्स में वो कनेक्ट करना जरूरी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो अपना सिस्टम को जो है और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इन अटैकर्स को उसके साथ बच सकते हैं। अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट डेटा है, इन सारी चीजों को आप लोग ये सही तरीके से सही रख सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का जो मोबाइल से, लैपटॉप से, वेबसाइट से, इसे हमें यूज करना होगा, इसे हम लोग बंद नहीं कर सकते। लेकिन इसे जब हम लोग यूज कर रहे हैं, इन सारे प्रोटेक्शंस को लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज आज हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, खरीदना हो, बेचना हो, एंटरटेनिंग हो, टीवी हो, ये सारी चीजें नेटवर्क के थ्रू होता है। तो ये सारी चीजें, ये मेजरमेंट्स हमें लेना बहुत ही जरूरी होता है सेफ रहने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये सेशन आज अच्छा लगा, और ये जो चीज है किस तरीके से अटैक होता है आप लोग को ये समझ में आया। और जो जैसे जैसे आप लोग को दिखाया गया है, इन सारे मेजरमेंट्स को अगर आप नहीं ले रहे हैं, आपका सिस्टम आउटडेटेड है, ये जल्दी से आपका सिस्टम को अपडेटेड यूज कीजिएगा। ओल्ड सिस्टम में आप लोग अपना जो पेमेंट हो या फिर ब्राउजिंग हो मत कीजिएगा,
ये बहुत ही रिस्की रहता है। या फिर दूसरे किसी पीसी में जब हम लोग यूज कर रहे हैं अपना जो सेंसिटिव डिटेल्स है, पासवर्ड्स वगैरह, उसमें मत यूज कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज कुछ सीखने को मिला है। इस तरह के सेशंस हम लोग आगे भी लेके आते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स में आप लोग ज्वाइन करते रहिए और सीखते रहिए, अपने अपने स्किल्स को और बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच आज के यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो आज के सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।